Hello dear students, very good morning all of you. And yes, government policies for business growth, we have covered a fair bit of ground in this chapter. ठीक है, the best government policy, यानी अगर ये चैप्टर को ध्यान में रखना है तो चाइनीज प्रोडक्ट को हराने के लिए मेक इन इंडिया वाज द बेस्ट पॉलिसी दैट इंडिया डिड एवर मेक, राइट? सो गाइस, और ये हमारे सामने बनी है, ये सारी जो चीजें ये हमारे सामने हुए, मोदी सरकार ने इसको हमारे सामने लॉन्च किया है. ठीक है, दिस चैप्टर गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर हिस्टोरिकल स्केच. आर वी डन विथ हिस्टोरिकल स्केच? प्लीज हेल्प मी. Yes, we are done with historical sketch. Ancient India, India under British, India since independence. We are done with. Then we are done with the specter of business environment, the influence on business environment, and also in the last lecture we did macro policy for business conduciveness, right? Macro policy for business conduciveness. So guys, ऐसा है, ठीक है, कि स्पेक्टर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस, स्पेक्टर फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ बिजनेस, यहां से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं. द इन्फ्लुएंस, द परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन प्रोडक्शन, फाइनेंस और मार्केटिंग. ऑन प्रोडक्शन, ऑन फाइनेंस और मार्केटिंग. ठीक है, हर चीज को, प्रोडक्शन और फाइनेंस और मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, हर चीज को गवर्नमेंट पॉलिसी से इन्फ्लुएंस होता है. जैसे, ठीक है, ये प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है? सो दिस प्रोडक्ट इज प्लास्टिक, करेक्ट? दिस प्रोडक्ट इज प्लास्टिक. क्या बैन हो गया प्लास्टिक? यस. तो गाइस, अगर किसी ने प्लास्टिक की फैक्ट्री डाली होगी तो, किसी ने प्लास्टिक की फैक्ट्री डाली होगी तो लग गए. कोविड-19, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोविड? दिस इज 2019. तो गाइस, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी जो वैक्सीन बनाएगा उसको लिटरली सरकार फाइनेंस करने वाली है, उसके बिजनेस को लिटरली सरकार क्या करने वाली है? फाइनेंस. तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए ये बहुत, ठीक है, बढ़िया गवर्नमेंट पॉलिसी होगा, फाइनेंस. ठीक है, और एक एग्जांपल, ठीक है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? अच्छा, यू डोंट नो, वेरी नाइस, वेरी नाइस. दिस इज अल्कोहल, okay, and alcohol is banned in many states in India, right? Is it banned in some states in India? And what are the states? बिहार, गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम एंड नागालैंड. अच्छा, लीकर तो बैंड है. लीकर का एडवर्टीजमेंट तो देखा ही नहीं होगा आपने इंडिया के किसी स्टेट में. एडवर्टीजमेंट देखा है लीकर का? गाइस, एडवर्टीजमेंट भी नहीं होता है. किंगफिशर भी क्या बोल के बेचता है अपना प्रोडक्ट? सोडा, मिनरल वाटर बोल के प्रोडक्ट बेचते हैं. सो गाइस, द परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, प्रोडक्शन में भी है, फाइनेंस में भी है और मार्केटिंग में भी है. ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स. देन डू यू रिमेंबर दिस? इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर मैक्रो एंड सेक्टोरल, which one is a wider concept? Macro. And which one is a specific concept, specific industry concept? Sector. ठीक है, तो ध्यान रखना, इस पे MCQ जरूर आएंगे. फिजिकल एंड मॉनेटरी, these are macro economic management, and specific agriculture, industrial और foreign trade, ये सेक्टर मैनेजमेंट का पार्ट है. ओके, उसके बाद मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स एंड बिजनेस कंड्यूसिवनेस. यानी अगर किसी इकोनॉमी को जज करना है, किसी बॉय को जज करना है, तो क्या करते हैं हम लोग? गर्ल्स क्या करते हैं? क्या चेक करते हैं उसका? सर, उसका जनरल बिहेवियर चेक करते हैं, उसकी लैंग्वेज. बॉयज, लैंग्वेज हमारी, ठीक है, हमारी लैंग्वेज चेक होती है बॉयज. एम आई राइट? लैंग्वेज चेक होती है, करेक्ट? कुछ तो बताओ. तो गुड लैंग्वेज, गुड बिहेवियर, दीज आर इंडिकेटर्स. ठीक है, मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स. किसी भी कंट्री को अगर किसी भी कंट्री के बिजनेसेस को सक्सेसफुल होना है तो कौन से फैक्टर्स हैं? पहला एक फैक्टर तो मैक्रो फैक्टर है, जीडीपी, करेक्ट? दूसरा फैक्टर है उस कंट्री की महंगाई, दैट इज इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन कैसा होना चाहिए? कम ऑन, इन्फ्लेशन शुड नॉट बी मोर, इन्फ्लेशन शुड नॉट बी लेस. ठीक है, जैसे 10 रुपए में आज कितना बड़ा डेयरी मिल्क मिलता है? इतना बड़ा, है ना? नहीं, छोटा सा डेयरी मिल्क मिलता है यार. 1990s किड्स, ठीक है, इतना बड़ा डेयरी मिल्क मिलता था. इट वॉज ह्यूज. यानी ये इतनी बड़ी, ये बड़ी वाली डेयरी मिल्क लेना सपना होता था हमारा. ठीक है गाइस, आपके पैसे, ठीक है, से आप अब इतना बड़ा प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते. महंगाई बढ़ चुकी है. पेट्रोल के रेट्स कितने हो गए? 100. ठीक है, उसके बाद टैक्स ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए, बिजनेस के लिए कंडुसिव होने के लिए कम होना चाहिए.
और बिजनेस करने के लिए अगर मैं लोन लेता हूं तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा या कम? अगेन लो। एंड एक्सचेंज रेट कैसे होने चाहिए? हमारी करेंसी का एक्सचेंज रेट अगर कम हो गया तो भी गड़बड़ होती है, अगर हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो भी गड़बड़ होता है। तो करेंसी शुड ऑल्सो बी इवेल्युएटेड वेरी मॉडरेटली अगेंस्ट अदर करेंसीज। बाय द वे करेंसी से याद आया, ये कौन सी करेंसी है? It is yen. It's a Jap currency, Japanese. This is US dollars. This is euro. This is, don't be sorry, learn, understand. ठीक है? This is ये कौन सी करेंसी है? This one, this currency. This is sterling pound. ठीक है? United Kingdom. This one, ये डिफिकल्ट है, ये नहीं आ रही तो मैं समझ सकता हूं। कम ऑन मेक इट फास्ट। ये कौन सी करेंसी है? दिस वन नो, ठीक है, हांगकांग डॉलर। एंड दिस वन रशियन रूबल। ओके, रशियन करेंसी हमसे कॉस्टली होगी क्या लगता है आपको? रशियन करेंसी हमसे कॉस्टली होगी? नो, वन रूबल इज इक्वल टू 1 रुपी, दैट्स द थिंग। ठीक है, उसके अब टैक्स वगैरह, टैक्स के एक्सचेंज रेट वगैरह, दी शुड बी मॉडरेट। सो गाइज ये जो टेबल है ये हमने अच्छे से समझना भी है, लॉजिकली समझना है। आई एम हैप्पी कि आपने इसके आंसर्स दिमाग लगा के दिए। इसका स्टिकी नोट बना के अपने सामने स्टिक कर दीजिए। ठीक है, इसको बार बार पढ़िए। अगेन हमने इसको लॉजिकली भी समझा है, बट कुछ चीजें हमारे पास हमेशा होनी चाहिए। सो गाइज इस कंसेप्ट का मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स है और उसका इंपैक्ट क्या होता है बिजनेस में। ठीक है, अगर वो उसका डायरेक्शन राइजिंग है, मॉडरेट है, लोअर है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि बिजनेस के लिए कंडुसिव है। कंडुसिव है क्या? फ्रेंडली। ओके, मूविंग अहेड, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इंपैक्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस। पॉलिसी फॉर्मुलेट करने से काम बनेगा क्या? जैसे पढ़ाई का सिर्फ प्लान बनाने से काम बनेगा क्या? जैसे हम लोग पढ़ाई का प्लान बनाते हैं, कल सुबह कितने बजे उठेंगे? 5:30 बजे उठेंगे। या 4:30 या 3:30? सर यहां पे हमने क्या किया है? पॉलिसी फॉर्मुलेट किया है। बट गाइस पॉलिसी फॉर्मुलेट करना यानी हमने अपना टाइम टेबल फॉर्मुलेट किया। टाइम टेबल फॉर्मुलेट करना और टाइम टेबल इंप्लीमेंट करना, इज देयर डिफरेंस? यस, ठीक है, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। कल सुबह 3:30 बजे उठेंगे पढ़ाई करने के लिए, प्लान वहीं फेल, एम आई राइट? और फिर हम लोग उठते हैं कुत्ते के जैसा 10:30 बजे। ठीक है, तो हमको पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी चेक करना है और उसका इंपैक्ट हुआ है नहीं ये भी चेक करना है। तो चलो गाइस पढ़ते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इट हैज बीन सीन दैट द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर ड्रॉन नॉट इन क्लोज चेंबर्स but in the view of the development aspirations of the nation. The ultimate responsibility for policy formulation lies with the concerned ministry. So guys, एक मिनट, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनेगी वो इंडिया के लोगों को कंसिडर करे बगैर बनेगी। ट्रू और फॉल्स? सर लोगों को तो कंसिडर करना पड़ेगा ना, लोगों को तो कंसिडर करना पड़ेगा। लाइक इंडिया के लोगों की सोच कैसी है? थोड़ी इंडिया के लोगों की सोच कैसी है? हमारे इंडियंस, मुझे ऐसा लगता है हमारे इंडियंस मोटिवेटेड है। जैसे आप लोग क्यों कर रहे हो? अभी तो 12th का एग्जाम होने वाला है, 12th का एग्जाम होने वाला है और तुम लोग सीए कर रहे हो? ओए सर हेलो, हम लोग चैंप्स है, हम लोग चैंपियन टाइप के स्टूडेंट्स है, हम लोग एक साथ 2 कोर्स करने की ताकत रखते हैं। एम आई राइट? तो गाइज हम करेंगे और जरूर करेंगे। ठीक है, आपको लोग बोलेंगे 12th के साथ सीए या 12th के बाद सीए या ग्रेजुएशन के साथ सीए, हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें करना है, क्योंकि हमारे कंट्री के लोग कैसे हैं? ठीक है, डेवलपमेंटल सोच वाले हैं, दे आर एस्पिरेंट्स। हम उम्मीद करते हैं खुद से और हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं नेशन बिल्डिंग में। एम आई राइट? या फिर लॉकडाउन है ये बोल के घर पे बैठ के पड़े रहो कुत्ते के जैसा और वजन बढ़ाओ अपना, क्या कहते हो? नहीं सर, नहीं। इंडियंस आर हैविंग अ ग्रोइंग टेंडेंसी। व्हाट से? ग्रोथ वाली टेंडेंसी हम लोग। वैसे तो हमारे पेरेंट्स ने काफी कमा रखा है तो और वो लोग हमको पूरे जिंदगी भर पाल सकेंगे, बट डू यू वांट टू लिव दिस वे या वुड यू लाइक टू बाय योर ओन मर्सिडीज बेंज बिफोर 30? व्हाट से?
सो गाइस, अगर इफ योर आंसर इज यस, देन योर एस्पिरेशंस आर वेरी डेवलपमेंटल। और ये सारी जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज विद द कंसर्न मिनिस्ट्री। ओहो, कंसर्न मिनिस्ट्री, हाँ। हु इज द मिनिस्टर फॉर रेलवेज? ठीक है, यस। तो गाइस, जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन रहेगी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। और वो पोस्ट वाली कौन है? पोस्ट वाले मिनिस्टर हमारे रविशंकर प्रसाद, ठीक है। तो गाइस, ये जो मिनिस्ट्री है ये डिसीजंस लेती है, जो मिनिस्ट्री है ये डिसीजंस लेती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन की। तो हमारे पास मल्टीपल मिनिस्ट्रीज है इंडिया में, बहुत सारी है। मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रहा हूं। हमने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज वो भी देख लिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स है हमारे दूसरे कंट्री के साथ कैसे रिलेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसके पास है इंडिया की? Who is the finance minister of India? निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। Then Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Road Transport and Highways. Who is the Minister of Road Transport and Highways in India? नितिन गडकरी जी, ठीक है। Then Ministry of Shipping, Ministry of Water Resources, Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Statistics, Program Implementation. Ministry of Statistics and Program Implementation कौन है? संदेश सर हमारे, ठीक है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो गाइस, किसी भी चीज से रिलेटेड पॉलिसी फॉर्मुलेशन किसकी जिम्मेदारी होगी? उस एरिया से कंसर्न्ड मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी होगी। एट द ग्राउंड लेवल, द रिकॉर्स इज टेकन टू अ वाइडर कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट विद स्टेक होल्डर्स। द ड्राफ्ट पॉलिसीज आर पुट इन पब्लिक डोमेन फॉर कमेंट्स, क्रिटिक एंड सजेशन। जो भी आप पब्लिक पॉलिसी बनाओगे उसमें लोगों की राय आपको लेनी पड़ेगी, बिकॉज इंडिया इज विच काइंड ऑफ कंट्री? डेमोक्रेटिक, करेक्ट, ठीक है। इंडिया इज वेरी मच डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक इकोनॉमी है, एवरीवन हैज अ राइट टू से, ठीक है। सबकी मर्जी चलेगी और जो ज्यादा वोट्स रहेंगे वो जीतेगा, ठीक है। क्रिटिक यानी डिटेल एनालिसिस। क्रिटिक का मतलब होता है डिटेल एनालिसिस। लोग अपने कमेंट्स देंगे, क्रिटिक यानी डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आपकी पॉलिसी का कैसा है। जैसे इंडिया में कौन सी पॉलिसी अभी जिसका विरोध हो रहा है, बताएंगे? फार्मर्स बिल का अभी विरोध हो रहा है, सुना है ना आपने? फार्मर्स बिल का अभी क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है, ठीक है। मिनिमम सेलिंग प्राइस के लिए वो अग्री फार्मर्स नहीं कर रहे, तो क्या वो धरना दे रहे? जी हां, इस पॉलिसी को हम लॉ नहीं बनने देंगे, ऐसा कह रहे हैं वो। These policies thus are then implemented and the impact is felt. There can be several ways of implementing the policy. ठीक है, इंप्लीमेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द इंस्टीट्यूशन टू इंप्लीमेंट गवर्नमेंट्स मनी एंड क्रेडिट पॉलिसी। आरबीआई है, आरबीआई वो ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करते हैं। जी हां, आरबीआई के पास पावर है। डीमोनेटाइजेशन याद है क्या कुछ? नोट तेरे पास 2000 रुपए? हां मोदी जी। अच्छा ठीक है, ये कल से नहीं चलेगी, ये अभी से नहीं चलेगी, ये 12 बजे से नहीं चलेगी। इफ यू रिमेंबर दैट, डीमोनेटाइजेशन। या फिर लोन का इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा? क्रेडिट पॉलिसी, ये आरबीआई ठीक है करती है। दैट्स अ इंस्टीट्यूशनल इंप्लीमेंट। इट हैज सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज बैंक रेट टू इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट। बैंक रेट क्या होता है, सुना है कि कभी बैंक रेट? मैं बताता हूं आपको। जैसे अगर क्या बैंक रिजर्व, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी बैंक्स, आईसीआईसीआई, अगर इनको कैश क्रंच है तो क्या आरबीआई से पैसा लेती होगी? सोचो ठीक है। द गाइस, द रेट एट विच, ध्यान से सुनो, द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम RBI is called as bank rate. The rate at which banks borrow money from RBI is called as bank rate. ठीक है। And thus the policies, अब जो बैंक रेट लगेगा उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट बैंक्स चार्ज करेगी किसको? कस्टमर्स को।
और इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज कर दिया आपने अगर, तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है या बुरा है? इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो लोन लोग नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे तो बिजनेस एक्टिविटी कम हो जाएगी. वी डू नॉट वांट दैट. बिजनेस एक्टिविटी कम होगी तो क्या कम हो जाएगा? जीडीपी. The volume and cost of money and credit exerts influence through the interest rate in the money market. Thus, broadly, the policy influence gets transmitted through institution and instruments in a concerned market where business operate. तो हमारा जो आरबीआई का एग्जाम्पल है, पॉलिसी कंटेक्स्ट, पॉलिसी किससे रिलेटेड पॉलिसी है बताओ? ये आरबीआई का इंटरेस्ट रेट किससे रिलेटेड पॉलिसी है बताओ? अप्लाई करते हैं, इस टेबल को अप्लाई करते हैं, बताओ. एब्सोल्युटली करेक्ट. आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करती है. ठीक है, तो पॉलिसी कंटेक्स्ट लिख दो वहां पे, मॉनेटरी, उसके बाद पॉलिसी कंटेंट, पॉलिसी कंटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, करेक्ट. और रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लोन कौन सा इंस्टीट्यूशन करती है? ये कम ऑन, कौन सा इंस्टीट्यूशन करती है? आरबीआई ने जो, ठीक है. और आरबीआई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द मनी बोरोड बाय द कमर्शियल बैंक्स, राइट. ये इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? अभी तो बताया, करेक्ट, बैंक रेट. और फिर मार्केट्स में या मार्केट पार्टिसिपेंट्स में, हुआ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स जिनको बैंक रेट से फर्क पड़ेगा? सर बैंक रेट से फर्क पड़ेगा पहले तो किसको? बेसिकली पहले किसको फर्क पड़ेगा? बैंक्स. और फिर उसके बाद बोरोवर्स, बैंक्स एंड बोरोवर्स. तो गाइस पॉलिसी कंटेक्स्ट क्या था? व्हाट इज द पॉलिसी कंटेक्स्ट? लिख लेते हैं सारा, आप भी अपडेट कर देना. व्हाट इज द पॉलिसी कंटेक्स्ट? कम ऑन. करेक्ट, मॉनेटरी. और पॉलिसी कंटेंट क्या था? एब्सोल्युटली करेक्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, उस डायग्राम के ऊपर अपडेट कर दो. और हर जो पॉलिसी बनेगी उसके लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार रहेगा, मिनिस्ट्री जिम्मेदार रहेगी. ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो कराते हैं? बैंक रेट के थ्रू वो कराते हैं. एंड बैंक्स एंड बोरोवर्स आर द वन. ठीक है, it is important to note that the process is bidirectional. The real-time and post-implementation feedback enables their further calibration to better serve the purpose for which these were envisaged. एक मिनट बताता हूं. Guys, आरबीआई ने डिसाइड किया हुआ हर मॉनेटरी पॉलिसी सही होगा. ट्रू और फॉल्स? कम ऑन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. ऐसा हो सकता है कि बैंक रेट आरबीआई ने ज्यादा कर दिया हो, या फिर डीमोनेटाइजेशन को लेके ऐसे वैसे लिखा है कभी आपने? डीमोनेटाइजेशन गुड और बैड? तो गाइस देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स. 70% लोग कहते हैं डीमोनेटाइजेशन की जरूरत ही नहीं थी इकोनॉमी को, सारी इकोनॉमी बिगाड़ के रख दी. सो गाइस फिर हो सकता है आपका बैंक रेट ज्यादा हो जाए, या हो सकता है उसका बैंक रेट कम हो जाए, तो उसको ठीक करना पड़ता है. किसी चीज को वापस एडजस्ट करना क्या कहते हैं इसको? कैलिब्रेशन. किसी चीज को वापस एडजस्ट करना इज कॉल्ड एज कैलिब्रेशन. फीडबैक लेंगे कि भाई ये पॉलिसी ने कैसा काम किया है, पॉलिसी ने अच्छा काम नहीं किया है, तो फिर जिस पर्पस को सॉल्व करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है, वो सर्व नहीं हुआ, तो एक काम करो, फिर वो बैंक रेट को थोड़ा कम कर दो या ज्यादा कर दो, डिपेंडिंग ऑन पर्पस कैसे सॉल्व होगा. जैसे आप लोग 4 आवर्स की पढ़ाई करते हैं, अगर ओके, आप लोग अगर 4 आवर्स की पढ़ाई करते हैं अगर, और पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, तो क्या 5 आवर्स कर दोगे उसको? पढ़ाई ज्यादा करना, ये कौन सिखा रहा है हमको? गाइस 4 आवर्स की पढ़ाई से अगर बात नहीं बन रही है तो उसको 5 आवर्स करना पड़ेगा. इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? कैलिब्रेट कर रहे हैं हमारे किसको? हमारे टाइम टेबल को, हमारे टाइम टेबल को. सब पॉलिसी कंटेक्स्ट क्या है? हायर एजुकेशन. इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? स्टडीज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी. इंस्टीट्यूट कौन सा है? आईसीआई. समझ रहे हो?
मार्केट में कौन है पार्टिसिपेंट्स? स्टूडेंट्स। वो लिखना मत एग्जाम्पल, ये सिर्फ ज्यादा समझने के लिए था, ठीक है? ओके, सो गाइस आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। डिड यू अंडरस्टैंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन और उसका इंपैक्ट कैसे ट्रांसमिट होता है? और ये सीक्वेंस आप याद रखना, इसके ऊपर एमसीक्यू जरूर बनेगा, ठीक है? कैसे कैसे वो चीज आगे बढ़ती है। आप आई होप अपने मॉनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरबीआई, बैंक रेट और बैंक एंड बोरोवर्स का एग्जांपल लिख लिया होगा। यस सर। करेक्ट। नाउ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, एम आई राइट? हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, सुनहरा हिंदुस्तान। सुना है क्या ऐसा कभी तुमने? ठीक है, सुनहरा हिंदुस्तान, ठीक है? लाइक आर किंग्स, यू नो, हम लोग साथ में बैठते थे उनसे और डिस्कस करते थे, एक जमाना ऐसा था। और फिर ये लोगों ने हमको, ठीक है, एंड देन द थिंग्स चेंज। देखा ना आपने डिफरेंस कितना है इन दो फोटोग्राफ्स में? यही राजा है वो, देखो उनको बंधक बना लिया है, ठीक है? फिर इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग डरे हुए थे कि यार कोई भी ट्रेडर आएगा और फिर हमारी कंट्री को फिर से हम लोग इंडिपेंडेंस खो देंगे। तो हमने क्या किया, किसी को हमारे कंट्री में आने नहीं दिया, एम आई राइट? किसी को हमारे कंट्री में आने नहीं दिया ताकि हमारी फ्रीडम ना लूज हो, एम आई राइट? एक मिनट, हम लोग अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहे ताकि कोविड से इन्फेक्ट ना हो जाए, एम आई राइट? कैसी पॉलिसी है ये? प्रोटेक्टिव पॉलिसी है, प्रोटेक्टिव पॉलिसी। तो गाइस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी में कौन सी पॉलिसीज है? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंपैक्ट ऑन द बिजनेस वी मे कैटेगराइज गवर्नमेंट पॉलिसीज इनटू 4 प्रोटेक्टिव पॉलिसीज, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज, आई एम सो सॉरी, प्रोटेक्टिव पॉलिसीज, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज, रेगुलेटरी पॉलिसीज या रेगुलेटिव पॉलिसीज एंड फैसिलिटेटिव और डेवलपमेंट। वन बाय वन हम लोग चारों पढ़ेंगे, ठीक है? हमने इंडिया में किसी को आने नहीं दिया, उसमें हमारा भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, बट हम चाहते थे कि हो, बट ऐसा हो नहीं पाया। हम लोग दूसरी इंडिया के बाहर के ब्रांड्स को नहीं आ रहे थे, इसमें मौका हम किसको दे रहे थे? इंडियन ब्रांड्स को हम मौका दे रहे थे, एम आई राइट? इसमें हम लोग सोचते थे कि विदेशी कंपनियां हमसे क्यों कमाएं। रामदेव बाबा जो है हमारे फेवरेट, वो क्या बोलते हैं कि रामदेव बाबा के प्रोडक्ट्स यूज करो। क्या नाम है उस ब्रांड का? पकिंगी, याद है तुमको? पतंजलि का प्रोडक्ट यूज करो। क्यों? विदेशी कंपनियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया, ऐसा बोलते हैं हमारे बाबा रामदेव। तो बेसिकली क्या है ये, इंडियन ब्रांड्स को प्रेफर करो, ये कहना था उसका। लेकिन इंडियन ब्रांड्स को ग्रो करना पड़ेगा ना। Protective policies aim to provide protection to business so that these may sustain themselves and grow. For example, economic policies during mid-50s to 80s, mid-50s to 80s, याद है ऐसा पीरियड? हाँ सर। और फिर इंडिया कब बदला, कब से बदलने लगा इंडिया? 1991। So, for example, economic policy during mid-50s, 50s, 60s, 70s, 80s restricted the entry of multinational companies. किसी मल्टीनेशनल कंपनी को इंडिया में हमने आने नहीं दिया, किसी को भी नहीं। कोका कोला आई थी, उसको ना 1977 में भगा दिया, पता है तुमको? ठीक है, ये हमने सबको, किसी को आने नहीं दिया था इंडिया में। सैमसंग, एचपी, पेप्सी, ह्यूंडई, टोयोटा, होंडा, कोका कोला, कोई नहीं। और कोका कोला आई थी तो 1977 में कोका कोला को वाइंड अप करके निकाल दिया हमने इंडिया से। डू यू नो दैट? और फिर हमने उनको भगा दिया और कौन सी कंपनीज बनाई पता है क्या तुमको? सुना है? थम्स अप, कोका कोला का कॉपी, चोर इंडिया लिमिटेड। मिरिंडा सुना है? मिरिंडा या मिरिंडा वाला का दूसरा क्या होता है? फैंटा, सुना है क्या? उसका कॉपी करके हमने क्या बनाया था? गोल्ड स्पॉट। हरे कलर में, ग्रीन कलर में एक 7 अप आता था, पता है तुमको? वो भी हमने कॉपी किया था। और फिर 1991 में कोका कोला वापस आया और फिर थम्स अप को, 7 अप को, गोल्ड स्पॉट को क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया। ठीक है, बहुत बदमाशी हो गई थी कोका कोला के साथ। चलती कंपनी को इंडिया से बाहर फेंक दिया ताकि इंडियन फर्म्स को क्या मिले? ग्रोथ मिले। और फिर उनका फॉर्मूला हमने कॉपी कर लिया था। कोई बात नहीं, चलता है। ये इंडिया में किसी कंपनी का मोनोपोली होने दे सकते हैं क्या हम? होने दो, कुछ नहीं होता सर। क्या कहते हो?
इंडिया में नो सर। किसी एक, अरे एक कंपनी का होने दो ना यार, कुछ नहीं होता। नो सर। नहीं 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 सर, मोनोपोली नहीं होने देंगे। तो ऐसे वक्त हम कौन सी पॉलिसीज लगाएंगे? रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। कौन सी पॉलिसीज? रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। आ जाओ देखते हैं। restrictive policies. Restrictive policies put a curb. What do you mean by put a curb? रोक लगाती है, ठीक है। put a curb on business growth lest it should become detrimental to the interest of consumers and public at large. किसी भी चीज पे रिस्ट्रिक्शन तभी लगाएंगे जब तक वो, ठीक है, जब तक वो अगर कंज्यूमर के इंटरेस्ट में है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर कंज्यूमर के इंटरेस्ट में नहीं है तो फिर हम लोग उसको रोक देंगे, कर्ब कर देंगे। जैसे जियो ने भी बहुत गड़बड़ की है, सबको फ्री दे दिया, उसके चलते बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई ना जियो के कारण, टेलीनॉर, टाटा डोकोमो, एम आई राइट? लेकिन सर उससे ना इंडिया को फायदा हुआ, एम आई राइट? जियो के कारण सबके हाथ में 4G आ गया ना आज, आसान से इंटरनेट, तो इसके कारण जियो के ऊपर एक्शन नहीं ली गई, ठीक है। नहीं तो एक्शन लेना चाहिए था, उन्होंने काफी सारे बिजनेसेस को बंद कर दिया, एंटी कंपिटिटिव हरकत है वो। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ द फर्म इनटू अ मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन माइट एंडो इट विद इकोनॉमिक पावर सच दैट इट मे एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स विद इंपोजिंग ऑन देम हायर प्राइस और कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। इन इंडिया द अर्नस्टवाइल एमआरटीपी, ओहो, ठीक है, इंडियन, ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज कर्टेल ऑल द बेनिफिट्स और सम पर्टिकुलर लाइक दे मे इंपोज द, ठीक है, प्रोटेक्ट इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन प्रोडक्ट्स को बेटर बनाने के लिए ये किया गया था, ठीक है। उसके बाद द एक्ट इन इंडिया, द अर्नस्टवाइल मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, एमआरटीपी, सुना है कि कभी एमआरटीपी? कभी नहीं सुना? पुराने जमाने में कंपटीशन को या मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक एक्ट था, एमआरटीपी एक्ट 1969। उसको, ठीक है, वो मोनोपोलीज को चेक करती थी। MRTP Act sought to check concentration of economic power in few hands. The act was subsequently repealed and now, अब MRTP Act की जगह कौन सा एक्ट आ गया? कंपटीशन एक्ट 2002। और कंपटीशन एक्ट 2002 में कौन सी बॉडी है जो कंपटीशन को संभालती है? CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। प्लीज ड्रॉ दिस, ये डायग्राम बनाओ, बहुत काम की चीज है, अगले चैप्टर में भी हमें इसका काम पढ़ने वाला है। एमआरटीपी एक्ट रिपील हुआ यानी कैंसिल हुआ, एंड देन कंपटीशन एक्ट आया जिसमें कंपटीशन को मैनेज कौन करता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज क्या करती है? रिस्ट्रिक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, इंपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए या एक्सपोर्ट को? इंपोर्ट है ना, इंपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा ना, इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, ठीक है। हैव यू हर्ड अबाउट लैक्मे? सुना है लैक्मे? Yes, sir. Is it an Indian company? No. कोई बात नहीं ना, ब्रांड्स के बारे में बताना तो काम ही है ना मेरा, बीसीके का प्रोफेसर हूं मैं। ओके, आई विल हेल्प यू। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और इंडिया में आधा % भी महिलाएं ऐसी नहीं थी जो मेकअप एंड ऑल यूज करती थी, बट आधा % लोग जो मेकअप यूज करते थे, और मेकअप इंडिया में, मेकअप के प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं मिलते थे, तो हमें यूएस और यूके से, फ्रांस से, इटली से ये मेकअप के प्रोडक्ट्स मंगाना पड़ता था, जिसमें बहुत सारा, ठीक है, इंपोर्ट करना पड़ता था, जिसमें बहुत सारा फॉरेक्स जाता था, बहुत सारा फॉरेक्स जाता था। तो जवाहरलाल नेहरू ने टाटास को रिक्वेस्ट किया कि इंडिया का कोई ब्रांड बनाओ, इंडिया का कोई ब्रांड बनाओ जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व ऐसे मेकअप के काम के लिए यूज ना हो। मेकअप इंपॉर्टेंट है, हम मेकअप को कुछ नहीं कह रहे, ठीक है, पर मेकअप हमारी नेसेसिटी नहीं है। तो गाइस, इस डिस्कशन के बाद क्या बना? लैक्मे, ठीक है। लैक्मे वाज अ ब्रांड ऑफ टाटा इन 1990s।
टाटा सोल्ड लैक्मे टू हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, अच्छा लगा शेयर करो, सॉरी। ठीक है, सो गाइस अब इंपोर्ट करेंगे क्या? अरे इंपोर्ट नहीं करेंगे। इंपोर्ट पे फिर अगर हमें इंपोर्ट नहीं करना तो फिर हम लोग क्या ज्यादा लगाएंगे उस पे? कस्टम ड्यूटी। सचिन तेंदुलकर, पता है सचिन तेंदुलकर? उसको माइकल शूमाकर ने फेरारी गिफ्ट की थी। माइकल शूमाकर, आई होप यू नो माइकल शूमाकर, जो कार रेसिंग में बहुत दिनों तक चैंपियन था। ठीक है, नाउ उसका स्कीइंग में एक्सीडेंट हो गया तो नाउ ही इज इन कोमा अनफॉर्चुनेटली। तो माइकल शूमाकर ने उसको गिफ्ट दिया था फेरारी। उस पे पता है इंडियन गवर्नमेंट ने कितना % कस्टम ड्यूटी लगाया था? 200%। यानी 2 करोड़ की कार 6 करोड़ में पड़ रही थी। यानी वैसे तो गिफ्ट नहीं लग रहा था, लेकिन 4 करोड़ रुपए उसको देने पड़ रहे थे, इंपोर्ट ना कर सके। कस्टम ड्यूटी इज एन एग्जांपल ऑफ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद रेगुलेटरी पॉलिसीज। रेगुलेटरी पॉलिसीज, वेल फ्रीडम टू कैरी ऑन बिजनेस इज फंडामेंटल। ओए, फ्रीडम टू कैरी ऑन बिजनेस इज फंडामेंटल। किसी को कोई भी बिजनेस करना अलाउड है? yes, sir. और ये आपको कौन देता है ये फ्रीडम? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओए, पढ़ा है ना मैंने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ राइट। तो गाइस कौन से आर्टिकल में आपको फ्रीडम मिलता है? फ्रीडम टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। कौन सा आर्टिकल है वो? नो वन? ओए हेलो, गिफ्ट मिलने वाला है, कम ऑन। आर्टिकल 19, द टाइम इज अप। ठीक है, वाइल द फ्रीडम टू कैरी ऑन बिजनेस इज फंडामेंटल, क्योंकि फंडामेंटल राइट हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया ये। ठीक है, येट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ओवर ट्रैफिक रूल्स ऑफ द गेम मस्ट बी सेट। गाइस रूल्स ऑफ द गेम मस्ट बी सेट। एक मिनट मुझे बताओ, ठीक है, बैंक्स के लिए कौन रूल्स बनाता है? हु फ्रेम द रूल्स ऑफ द गेम फॉर द बैंक्स? करेक्ट, आरबीआई फिर रेगुलेटरी बॉडी है, इसलिए आरबीआई बैंक्स के लिए क्या बनाता है? कौन सी पॉलिसीज? गेस करो। रेगुलेटरी पॉलिसी। डिड यू अंडरस्टैंड? अच्छा, एक और एग्जांपल, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हु इज द रेगुलेटरी बॉडी? सेबी। तो ये लोग क्या करते हैं? रेगुलेटरी बॉडीज है, तो रेगुलेटरी। क्लियरली सच पॉलिसीज एम एट पुटिंग इन प्लेस एन इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन ऑफ द रेलेवेंट एक्टिविटी ऑफ द मार्केट। दिस इंस्टीट्यूशन माइट सेटअप कंप्रोमाइज ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ रेलवेज, अथॉरिटीज विद इन द मिनिस्ट्री। फॉरेन ट्रेड के लिए हमारे पास कौन है? फॉरेन ट्रेड के लिए हमारे पास है डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, और सम ऑटोनॉमस एंटिटीज। एज यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर, आरबीआई रेगुलेट्स मनी मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट यानी क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फॉरेक्स? फॉरेन एक्सचेंज। आई एम सो सॉरी, एकदम ठीक है सर, ऐसा फालतू सवाल मत पूछा करो, क्वालिटी सवाल पूछो। सॉरी, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज। सेबी रेगुलेट्स कैपिटल एंड इक्विटी, बॉन्ड डेरिवेटिव्स मार्केट। एंड आईआरडीए, आईआरडीए कौन है रे? ये कौन है? गरीब सर, गरीब मत बोलो, बहुत पैसे इनके पास। सर वो आरबीआई मैनेज करती है बैंक्स को, ठीक है, मनी मार्केट को, स्टॉक मार्केट को मैनेज करती है, डेरिवेटिव्स मार्केट को मैनेज करती है सेबी। और आईआरडीए किसको मैनेज करती है? आईआरडीए क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये इंश्योरेंस को मैनेज करती है। सो दे सेट द रूल्स फॉर द गेम ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो गाइस कौन सी पॉलिसीज पढ़ ली हमने? कौन सी पॉलिसीज पढ़ ली? प्रोटेक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटरी। अब मैं क्या कहता हूं, आपके पेरेंट्स कैसे हैं? बाहर मत जाओ, खेलने भी मत जाओ। क्यों? लग जाएगी तुमको। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे थे, प्रोटेक्टिव थे। अगर तुम्हारे पेरेंट्स यहां क्यों जा रहा है, क्या जरूरत है, बैठो घर पे चुपचाप, कभी बाहर नहीं जाना यार सर, बचपन में खेलने नहीं दिया, प्रोटेक्टिव पॉलिसी अडॉप्ट करते थे। अब गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं दे रहे, कौन सा पॉलिसी है? दे देखो ना, अंदर से आवाज निकली है, यहां से दिल से आवाज निकली है लोगों के, रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, और रेगुलेटरी बॉडीज सुपरवाइज द, वो बना, उनकी जिम्मेदारी होती है रेगुलेटरी पॉलिसी। यानी बैंकिंग से रिलेटेड पॉलिसीज कौन बनाएगा? बैंकिंग से रिलेटेड रेगुलेटरी पॉलिसीज बनाएगा। उनसे रिलेटेड लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कंप्लायंसेस कौन बनाएगा?
आरबीआई। फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड कौन बनाएगा? डीजीएफटी। डीजे नहीं, डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इंश्योरेंस से रिलेटेड कौन बनाएगा रेगुलेटरी पॉलिसीज? IRDA. करेक्ट, आईआरडीए। कभी कभी आईआरडीए भी लिखते हो तो डरना मत। इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आई अगर ऐड हो गया तो। ओके तो गाइस अब क्या मुझे बताओ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, मीडियम इंडस्ट्रीज को, छोटे माइक्रो इंडस्ट्रीज को हेल्प करनी चाहिए, क्या कहते हो? ठीक है, एमएसएमई इनके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं। आ जाओ, फैसिलिटेटिव, ऐसी पॉलिसीज को कहते हैं फैसिलिटेटिव या फैसिलिटेटिंग पॉलिसीज, जो मदद करते हैं बिजनेस की। या डेवलपमेंटल पॉलिसीज आर द वंस व्हिच फैसिलिटेट्स एन एक्टिविटी। द कंडुसिव पॉलिसीज टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, और स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन अनदर फैसिलिटेटिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गाइस किसी भी इंसान की वैल्यू तब बढ़ेगी जब वो दूसरे लोगों की काम आएगा। एम आई राइट? Yes. उसी को कहते हैं, उसी एक्टिविटी को कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर का एक ऐड आता था बीच में, जहां पे वो एक कारपेंटर को काम करते हुए देखता था और फिर कहता था कि आपके पास जो भी कौशल है, गवर्नमेंट के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर कराएं, हम आपकी स्किल को और एनहांस करेंगे जिससे आपकी इनकम और बढ़ जाएगी। तो गाइस क्या ये हेल्पफुल नहीं है बिजनेस के लिए? जो चीज हेल्पफुल है उसको कहते हैं फैसिलिटेटिव पॉलिसी, फैसिलिटेटिव डेवलपमेंटल पॉलिसी। जो सीए फाउंडेशन में आपको नेक्स्ट लेवल का नॉलेज मिल रहा है क्या? Yes, sir. दिस विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, माइंड यू, जितनी तुम्हारी एज नहीं होगी ना उतनी तुम्हारी सैलरी होगी, याद रखना। ठीक है, लाइफ के हर पॉइंट पे इफ यू वर्क हार्ड राइट नाउ। तो तुम डिसाइड करो कब मेहनत करना है। अब मेहनत करना है या जॉब में ज्यादा मेहनत करनी है? बताओ कब मेहनत करना है? अभी करो, नहीं तो जॉब में some of my friends who did not do much in studies, जॉब कर रहे अभी तो 12 से 13 घंटे जॉब करना पड़ता है सिर्फ 25,000 रुपए के लिए। काम होता है, बट you should earn more by working less. What say? अगर तुम 12 से 13 घंटे काम करोगे तो where is life? Am I right? There's no life. Personal life खत्म। Okay, चलो। The interface between government policies and business growth. Interface यानी बीच का बंदा। The interface between government policy and business growth occurs more importantly with reference to policy change. We have already seen that the economic policy framework of 1990s was intended to be friendlier to private and multinational companies. Am I right? 1990, ठीक है, 1991 में हमने इकोनॉमी में हमारे क्या हुआ सर? वो इकोनॉमिक चेंज बहुत जबरदस्त स्टार्ट हुआ। Am I right? 1991 में कुछ याद है ऐसा? LPG, हम लोग एक अलग ही लेवल पे चले गए। Thus it limits, liberalization, ठीक है, friendlier for private and multinational companies। इसलिए तो 1991 के बाद इंडिया में बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आई। मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे अभी थोड़ी देर पहले, कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट, होंडा, टोयोटा, सैमसंग, एचपी। सैमसंग तो जैसे ही इकोनॉमी ओपन हुई पहले, सैमसंग और ह्यूंडई ने तो बहुत ज्यादा जंप की इंडियन इकोनॉमी में, बहुत ज्यादा। अभी सुजुकी के बाद सेकंड है इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर में। Thus, if it limits on foreign capital in India, in fact, successive liberalization, favorable climate for business growth. Thus, if it limits on foreign capital in Indian enterprise are raised, this allows the business to grow. If the definitional limits of investment for micro, small and medium enterprise are raised, there is and dispensing of restrictive policies creates a more an opportunity of smaller firms to grow. या छोटी फर्म्स भी ग्रो होनी चाहिए, क्या कहते हो? छोटी फर्म्स भी ग्रो होनी चाहिए, स्मॉलर फर्म्स शुड ऑल्सो ग्रो। या सिर्फ अंबानी, टाटास, बिरलास यही सब ग्रो हो, क्या कहते हो? सर स्मॉलर फर्म को भी मौका मिलना चाहिए। लिज्जत पापड़, 7 वुमेन स्टार्टेड लिज्जत पापड़, कितने रुपए से? 80 रुपीज से। माइक्रो फाइनेंस, और अगर माइक्रो फाइनेंस अवेलेबल ही नहीं होता तो शायद हमें आज 800 करोड़ रुपए का लिज्जत पापड़, जहां पे 40,000 महिलाएं काम करती है, नहीं मिलता। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को सहारा देना पड़ता है। सहारा देना, फैसिलिटेटिंग पॉलिसी। In still a broader sense, we need to interpret government policy, business interface in terms of easing business facilitation.
This is how permissive, supportive, promotional and development oriented are government policies for stimulating and supporting and sustaining greater business activity. Guys, greater business activity गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है यार. जैसे कोविड के बाद गवर्नमेंट ने कुछ पैसे अलाउ किए, बोलो. कोविड के बाद गवर्नमेंट ने कुछ पैसे अलाउ किए इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए. ऐसे ही पूछ रहा हूं, नहीं पता तो नहीं पता. इंडिया को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पैसे अलाउ किए. हाँ सर, 20 लाख करोड़. करेक्ट, 20 लाख करोड़ रुपए. तो ये जो भी 20 लाख करोड़ रुपए जो दिए वो क्या दिए? स्टिमुलेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और कुछ बिजनेस को सस्टेन करने के लिए. ग्रेटर सस्टेन ऑफ ग्रेटर बिजनेस एक्टिविटी. In this context, the scope between interface between government policy and business growth is extended to such government policies are those pertaining to the pertaining to augment civic infrastructure. Guys, infrastructure is everything. याद रखना, infrastructure है तो कंट्री जबरदस्त ग्रोथ करती है. सोचो ना, वो गांव डेवलप नहीं होता. क्यों? क्योंकि वहां जाने के लिए क्या नहीं है? सड़क ही नहीं है. उस गांव की स्पीड कम हो जाती है क्योंकि वहां जाने वाली बसेस जो 60 मिनट में पहुंचनी चाहिए उसको 3 घंटे लगते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूनाइटेड स्टेट्स इज वेरी गुड, नॉट बिकॉज, ठीक है, दे हैव अ पावरफुल आर्मी, बट बिकॉज दे हैव ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, जैसे हमारे यहां आपको पता है ना, वो टोल नाके पे अब आपके क्या कहते हैं यार उसको, स्टिकर लगाते हैं कार पे और फास्टैग और डायरेक्टली पैसे कट जाते हैं, है ना. इससे समय बचता है. एम आई राइट? समय बचता है. This was there in United States in 1995 itself. कितने साल आगे? 26 years ahead they are. चलो कोई बात नहीं, हम भी पहुंचेंगे वहां पे. So, augment civic infrastructure. What do you mean by the word augment? ये तो इंग्लिश भी पढ़ा रहे सर आप. Very nice. Augment यानी क्या? To take it to the next level. To improve. To augment means to improve. Augment civic infrastructure, utilities such as electricity and water, development of industrial corridors, towns and estates, and easing of their access by simplification of procedure for obtaining clearance and permission. Business में ज्यादा परमिशन वर्मिशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सब काम आसानी से हो जाना चाहिए. पहले इंडिया में जब लाइसेंस राज था, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, रेड टेपिज्म में बहुत ज्यादा करप्शन होता है. तो डॉक्यूमेंटेशन का, परमिशन का, ओके, प्रॉब्लम ही खत्म कर दो. ज्यादा परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी तो ज्यादा लोग बीच में पैसे नहीं खाएंगे. करेक्ट? सो सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, और इससे बिजनेस डेफिनेटली ग्रो होगा. ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंट तो हो गया, लेकिन हमको इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए थी. राइट? सिर्फ अंग्रेजों से, अंग्रेज तुम्हारे ऊपर परेशानी नहीं कर रहे आज. राइट? अंग्रेज आपको परेशान नहीं कर रहे. क्या इस बात से इंडिया ने खुश रहना चाहिए? हां जी, हम खुश थे. 1947 के बाद 1950s, 60s, 70s हम खुश थे. 80s में हम लोगों ने बहुत प्रॉब्लम देखी. हमें समझ गया कि ये गुलामी ही है. अगर तुम 2 वक्त का खाना, अगर हर दिन तुमको जुगाड़ करना पड़ता है, रोज कुआं खोदना पड़ता है, रोज पानी पीना पड़ता है, अगर तुम्हारे हालात ऐसे हैं तो तुम आज भी ब्रिटिशर्स के नहीं, किसी और के रूल में जिंदा हो तुम. 1991 में हम लोगों को फ्रीडम चाहिए था, तो इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना था. तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द देन फाइनेंस मिनिस्टर और उन्होंने हेल्प करी एलपीजी लाने के लिए. सो द इकोनॉमिक change ushered in 1991 raised India's growth potential apart from internal liberalization through deregulation. What do you mean by deregulation? जो लाइसेंस राज वगैरह था वो हटा दिया. जो हाँ, लिबरलाइजेशन यानी फ्री कर दिया. लिबरलाइजेशन मींस फ्री कर देना. तो डीरेगुलेशन यानी जो एक्सेस रेगुलेशन थे उसको कम कर दिए. It sought to alter the structure of Indian economy by increasing the scope of private and foreign capital. ठीक है, और हमारे पैसों की जरूरत थी तो फॉरेन कैपिटल को अलाउ किया और प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मीन्स टू रिमूव or to loosen. Liberalization means to remove or loosen the restriction. This happens via dismantling of licensing. Licensing concept को हटाया गया. जी हाँ, ठीक है. लिबरलाइजेशन यानी याद रखना, लिबरलाइजेशन इज फ्री ट्रेड. ट्रेड लिबरलाइजेशन हमें चाहिए था. ठीक है, तो लिबरलाइजेशन मीन्स टू रिमूव और टू लूजन द रिस्ट्रिक्शन. दिस हैपेंस वाई डिसमेंटलिंग, डीरेगुलेशन, ईजिंग ऑफ अप्रूवल यानी
ज्यादा अप्रूवल वगैरह गवर्नमेंट के ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिस्टमैटिक लूजनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ईजिंग ऑफ अप्रूवल, इससे बिजनेस करना आसान हो जाएगा। यानी वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्रवीण, उसने एक ब्रिकेट कंसेप्ट की फैक्ट्री डाली थी, पता है इसको फैक्ट्री डालने के लिए 3 साल लग गए, 3 साल MIDC की क्लियरेंस, 3 साल तक तुम सिर्फ अप्रूवल ले रहे हो, सही है क्या ये? नो सर, दिस इज नॉट हाउ बिजनेस शुड बी डन। जल्दी होना चाहिए हर काम। Easing of approval, systematic loosening of legislative and administrative control. We have already noted that policy regime. What do you mean by the word regime? What do you mean by the word regime? System. We have already noted that policy regime prior to 1990s was characterized by a host of restriction on private sector. Private sector को कुछ करनी नहीं देते थे यार ये लोग. While it was debatable whether these restrictions were relevant at that time, they were imposed at first place, and these restrictions certainly seem to have outlived their utility. These restrictions included the reservation of sizable number of industries for public sector, the requirement of obtaining licenses for capacity installation, and augmentation. फिर से आया word. What do you mean by the word augmentation? Taking it to the next level. Taking it to the next level. Improvement. ये guys, business grow होता है organically. Am I right? बिजनेस ऑर्गेनिकली ग्रो होता है, राइट? बिजनेस 5 साल बाद एक पर्टिकुलर लेवल पहुंचता है, 10 साल बाद पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचता है। तो क्या आपको हो सकता है 20 साल बाद नए फैक्ट्री की जरूरत पड़े क्या? गाइस एक मिनट, लेकिन ऐसा अलाउ नहीं होता था। एक पॉइंट के बाद आपको हर चीज के लिए, हर नई चीज के लिए लाइसेंस लगता था, या तो भाई इसके बाहर तो तुम अपनी फैक्ट्री को बड़ा कर ही नहीं सकते। ये क्या बेवकूफी है? करेक्ट? कोई ग्रो हो रहा है तो आप कहते नहीं 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 इससे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते, फट जाओगे, ऐसा होता है? इसका मतलब हमारी पॉलिसीज ही शायद बहुत रिजर्व थी, बहुत कंजर्वेटिव थी। यानी पता है आपको, मैं ऑनेस्टली बताता हूं, 1950s, 1960s, 1970s, 1980s, ये ऐसी जनरेशन हो गई थी जहां पे अगर आपको 2 वक्त का खाना है और तुम्हारे पास खुद का घर है तो बस और किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखा ना आपने कितने कितने बच्चे पैदा होते थे पुराने जमाने में? टीम बनाते थे लोग, क्रिकेट टीम, ठीक है? क्यों? क्योंकि कुछ दूसरा करने के लिए था ही नहीं इन लोगों के पास, ठीक है? ना ही गवर्नमेंट आपको ऑगमेंट करने के लिए अलाउ करती थी, लाइसेंसेस बहुत लगते थे। नाउ seen from this perspective, liberalization may be defined as a systematic process of enlargement and enhancement of freedom of private sector, starting with manufacturing and then services, infrastructure, and even the strategic sector like defense production has been systematic creation of greater opportunities for private sector. So guys, private sector को बहुत importance दी। Winds of change, India बदला कहां से? Guys, public sector में पहले कितनी कंपनीज थी? पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट में इनको काम करने नहीं देते थे। आयरन एंड स्टील, हैवी प्लांट एंड मशीनरी, टेलीकम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम। याद करो जमाना, टेलीकम्युनिकेशन के लिए कौन सी कंपनी थी? सिर्फ एक कंपनी, कौन सी? BSNL। करेक्ट, सिर्फ एक कंपनी, वो भी BSNL, दूसरा कोई था ही नहीं। याद करो, एयरटेल पहले था ही नहीं, एयरटेल अभी अभी आया 1995 के बाद। एयरटेल, VI और जियो, ये जियो तो तभी था ही नहीं, वोडाफोन भी तभी था नहीं, BPL के कार्ड्स आते थे तब, BPL। तो गाइस, कितने सेक्टर्स में प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउड नहीं था? 18 सेक्टर्स को प्राइवेट के पब्लिक सेक्टर में अलाउड ही नहीं था। विंड्स ऑफ चेंज, क्या बदला इंडिया में? द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड सोनली फॉर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी इसमें कौन जाएगा? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, याद है कुछ? अंडरटेकिंग कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनीज, नहीं है याद? 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, कोई बात नहीं, नहीं याद तो नहीं याद, फिर से पढ़ेंगे। सो गाइस, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जैसे रेलवेज को मैनेज करता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, तो क्या यहां प्राइवेट सेक्टर अलाउड है? सर पहले नहीं था, ठीक है। फिर गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है, जैसे ये, और तीसरी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो ऐसी कुछ एरियाज थी जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को खेलना, प्राइवेट प्लेयर्स को बिजनेस करना अलाउड था क्या? अलाउड ही नहीं था। और ऐसे कितने बिजनेसेस थे? 18 MCQ गोल्ड,
telecom equipment, mineral oil, mining, air transport services, electricity generation and distribution has been drastically reduced to 3. Oh my God, ये अब लिबरलाइजेशन में 18 का कितना हो गया है? 3. ठीक है सर, कौन सी इंडस्ट्री? एटॉमिक एनर्जी. सही है क्या? एटॉमिक एनर्जी में, हाँ सर, एटॉमिक एनर्जी का मिसयूज हो सकता है और अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर चेरनोबिल जैसा डिजास्टर हो सकता है. यू नो चेरनोबिल, रशिया, डू यू नो? आप बिल्कुल देखो, आपको समझेगा. हॉटस्टार पे अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, वो महंगे वाला सब्सक्रिप्शन को क्या कहते हैं हॉटस्टार में? प्रीमियम. अगर आपके पास प्रीमियम है तो आपको चेरनोबिल का मिनी सीरीज मिलेगा. एक 55 मिनट्स का एक एपिसोड है, ऐसे 6 एपिसोड्स है. गाइस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल, ठीक है, एंड वेल डेवलप्ड, वेल मेड, वेरी गुड सिनेमेटोग्राफी. ठीक है, और बहुत चेरनोबिल डिजास्टर कैसा हुआ था और उससे रशिया पे कैसा इंपैक्ट पड़ा था इसके बारे में. तभी रशिया नहीं था, वो यूएसएसआर था. ठीक है, चेरनोबिल मिनी सीरीज. यानी इफ यू अगर प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ गया तो उतने रुपए का वर्थ सिर्फ वो एक मिनी सीरीज है, या फिर डाउनलोड करने में तो तुम उस्ताद हो. ठीक है, सो गाइस 18 से कितना सीधा? 3. कौन सी इंडस्ट्री? एटॉमिक एनर्जी. रेलवेज का तो अभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है. और ये कौन सा प्लेन है सर? ये इंडिगो है. ये इंडिगो है मेरा, है इंडिगो है, स्पाइस जेट है ये. दिस इज अ डिफेंस एयरक्राफ्ट एंड दिस इज अ वॉरशिप. इन एरियाज में अभी भी अलाउड नहीं है. And it has been drastically reduced to 3: defense aircrafts and warships, atomic generation and railway transport. तो ये अभी भी पब्लिक सेक्टर के लिए है, इसमें भी प्राइवेट सेक्टर अभी भी खेल नहीं सकते. ठीक है, कौन से सेक्टर्स? वॉरशिप्स. ठीक है, यानी डिफेंस एयरक्राफ्ट्स और वॉरशिप, इसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट प्लेयर्स अभी भी नहीं खेल सकते. इनको इसमें बिजनेस करना अलाउड नहीं है. ठीक है, रेलवेज में बिजनेस करना अलाउड नहीं है. क्या कोई पैरेलल रेलवेज है क्या? अंबानी रेलवे? नो. और एटॉमिक एनर्जी. ठीक है, डिजास्टर हो सकता है. प्राइवेट सेक्टर लालची होते हैं, वो ज्यादा सोचते नहीं है. जैसा चल रहा है वैसा चलने दो. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑलमोस्ट बीन एबॉलिश्ड. लाइसेंस राज अब क्या हो गया है? खत्म हो गया है बॉस. लाइसेंस राज खत्म, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू हजार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज सच एज अल्कोहल, सिगरेट्स, एक्सप्लोजिव्स, एरोस्पेस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. ठीक है, एरोस्पेस क्या होता है सर? द ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल कंसर्न विद बोथ एविएशन एंड स्पेस फ्लाइट. तो काफी जगह बहुत इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वगैरह था, वो क्या कर दिया? अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से टाइम लगता था बिजनेस में, तो वो क्या कर दिया? एबॉलिश कर दिया. क्या कर दिया? एबॉलिश कर दिया. द रिक्वायरमेंट दैट इन्वेस्टमेंट्स बाय लार्ज इंडस्ट्रीज हाउसेज नीडेड टू सेपरेट क्लियरेंस अंडर एमआरटीपी एक्ट. एमआरटीपी पढ़ा है हमने थोड़ी देर पहले. ओके, question for the quiz. Make it fast. Tell me the year for MRTP. Make it fast. 1969. Very good, Snehal. ठीक है, it is 1969. और MRTP को रिप्लेस करके क्या आया? कंपटीशन एक्ट. ठीक है, करेक्ट. ठीक है, हर्ष, स्नेहल का नाम नोट करो. शी वॉज द फर्स्ट वन टू आंसर. स्नेहल, कीप इट अप. देन the requirement that investment by large houses needed a separate clearance under MRTP Act to discourage the concentration of economic power. Concentration of economic power will lead to dash. Answer fast. Police. Very good, Harsh. Monopolist. तो 1 points to each. Snehal and Harsh, keep it up. Monopolist. Monopolist तो हमें abolish करना है. An act itself replace the new competition law. ठीक है, raise your hand. No, answer it fast. Competition law, नया competition law कौन सा है? एमआरटीपी था पहले, अब कौन सा है? आर्या बोलो. इट इज सीसीआई इज रॉन्ग आंसर. आर्या बोलो ना. बोल ही नहीं रहे हो. निहारिका, व्हाट्स द आंसर? करेक्ट, कंपटीशन एक्ट 2002. हर्ष लिखो, 2002 भी बोला उसने. ओह, आई एम सो सॉरी आर्या. वेरी नाइस. आर्या का भी नाम लिखो. all of them gets 1 point. Then Indian industrial scenario has been characterized by long standing policy for reserving production for certain items for small scale. ठीक है, स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए. ठीक है, ये याद रखना. सीसीआई ये कंपटीशन कमीशन के अंदर क्या है? इट इज द अथॉरिटी फॉर मैनेजिंग कंपटीशन इन इंडिया. सीसीआई इज नॉट एन एक्ट. एक्ट कौन सा है?
कंपटीशन है, करेक्ट. सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कितने रिजर्वेशन थे, कितने बिजनेस का रिजर्वेशन था? 800 आइटम्स. The industrial scenario has also been characterized by long-standing policy for reserving products of certain items for small-scale sector. About 800 items were covered by this policy since the late 70s, which meant that investment in plant and machinery in any individual unit producing these items could not exceed the prescribing ceiling, thus limited in their scalability. यानी ये जो कंपनीज थी स्मॉल स्केल, इनको नए प्लांट में इन्वेस्ट करना क्या नहीं था? अलाउड ही नहीं था. सोचो आप, इज इट गुड फॉर बिजनेस? इज इट गुड फॉर बिजनेस? No, sir. No, absolutely not. Now, many reserved items like garments, shoes, toys have high export potential, and the failure to permit development of production units with more modern equipment and a large scale of production severely restricted India's export competitiveness. As a result, there has been phased de-reservation of items to unleash the growth potential for promising industries. There has been what? Phased de-reservation of items to unleash the growth potential of the promising industry. Reservation का opposite क्या? What is the opposite for reservation? De-reservation. तो ये reservation हटा दिया गया और सबको growth का मौका दो. So, इन सबका जो सोर्स है, ये विंड्स ऑफ चेंज हमने कहां से लिया है? अडेप्टेड फ्रॉम मॉन्टेक आलूवालिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991. ठीक है, हैज ग्रेजुएटेड ओके एंड वर्कड जर्नल ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव समर 2002. ये बुक उनके जो जर्नल था, जर्नल का नाम है ये जर्नल ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, समर 2002 के एडिशन में ये उनका जर्नल में उनका ये आर्टिकल प्रिंट हुआ था. Liberalization has resulted in opening of host of new industrial sectors for private enterprise that was hitherto exclusively state monopolies. पहले सिर्फ गवर्नमेंट करती थी इसमें बिजनेस. पहले कितने सेक्टर में सिर्फ गवर्नमेंट को करना बिजनेस करना अलाउड था? 18 and it has now come down to करेक्ट. ये सबको आ रहा है तो इसमें मैं पॉइंट्स नहीं दे पाऊंगा, सॉरी. ओके, सो जमाना ही अलग था. Moreover, do away with industrial licensing that meant for the entry of new players in various industries and opportunities for expansion for existing players. In fact, in most cases, liberalization means greater freedom not only for domestic but private sector, but also for foreign direct investment and trade. Foreign direct investment and trade हम लोग थोड़ी देर में पढ़ने वाले, rather next lecture में. Guys, नए लोग आए तो इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बदला. चॉकलेट के नाम पे हम लोग क्या खाते थे? राजमलाई. या फिर याद होगी तुमको इलायची फ्लेवर वाली कौन सी थी वो? इलायची फ्लेवर नाम की चॉकलेट बेचते थे. गॉड, कौन सी थी वो इलायची फ्लेवर की चॉकलेट? देखिए क्या बोल, नाम क्या था इसका? गरीब बच्चे ये खरीदते थे और रईस बच्चे ये खरीदते थे. ये 50 पैसे की, ये 2 रुपए की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. कौन सा, क्या है इसमें, कौन सा फ्लेवर है? इलायची फ्लेवर्ड बार. स्टूपिड पीपल, चॉकलेट बोल के हम लोग खरीदते थे लोग बचपन में, जबकि इसमें कोको का एक दाना नहीं है. विक्स बेचते थे लोग हमको, विक्स चॉकलेट के नाम पे विक्स खिलाते थे, ठंडा ठंडा लगता. एक हर्शेज, टॉबलेरॉन, लिंट, क्या ये अवेलेबल है? Yes, sir. ये वाला लिंट खाओगे तुम पागल हो जाओगे. I have been to this Lind's factories. It is beautiful. This chocolate is amazing. You will die eating it. It's so tasty. ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते नहीं थे हम लोगों को. राजमलाई और इलायची फ्लेवर सब खिलाते थे. Notably, as a result, various industries have undergone a virtual metamorphosis. Metamorphosis यानी क्या? Metamorphosis, डेवलपमेंट, लाइक ड्रामेटिक डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट. ठीक है, ये देख लो ना आप डेवलपमेंट देख लो ना. बीएसएनएल का फोन घर पे आने के लिए कितना समय लगता था एक जमाने में? सर 2-2, 3-3 साल लगते थे कनेक्शन लगाने के बाद, नंबर लगाने के बाद. और आज नंबर कितने समय में मिल जाता है? 10-15 मिनट में. इज इट नॉट अ ह्यूज मेटामॉर्फोसिस? अमेजिंग.
next level. Notably, among these have been the banking, insurance, telecom, consumer, automobile, consumer durable, and even FMCG, fast moving consumer goods sector. I hope FMCG पढ़ाने की जरूरत नहीं अभी, right? उतना तो आ गया है. शैम्पू, हेयर ऑयल, ये सारी चीजें. Bonvita. We have also seen transformation in retail sector with the emergence of shopping malls and e-commerce. E-commerce ने तो बहुत बदल दिया है. Malls ने भी सेल को बढ़ाने में काफी मदद करी है. Okay, so guys, that's that. Macro policy for business conduciveness तो हम लोग पिछले लेक्चर में ही पढ़ चुके थे. Liberalization we have discussed. We are done for the day. Economic change process in India को हमने स्टार्ट कर दिया है. बचे हुए प्राइवेटाइजेशन, IFDI, FIS और OFDI, ये क्या क्या है, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं. विल सी दीज इन द नेक्स्ट लेक्चर. ऑलराइट गाइस, Yes, sir. ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच. दिस इज पवन गोगो signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye guys.